नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान सुरेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं और आपसे ही आज इस कार्यक्रम में 116 राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत बंटवारा, इसके संबंध में जानकारी हम आपसे चाहेंगे और हम चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में जानकारी प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको आपके इस कार्यक्रम अथवा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के समस्त पहलुओं को आप छूते हुए एक समाज में जन जागरण का काम करने का शुरुआत किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको आपके साथ पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने समय समय पर बहुत सारी चीज़ें लोक कथाओं के माध्यम से आपने तुलसी के पेड़ गोला नगर में बंटवाए, उसके माध्यम से एक समाज को संदेश देने का आपने जो काम किया है, उस निष्ठा, उस लगन को मैं प्रणाम करते हुए एक बात मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। आपने पद चिन्ह बनाया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपकी इच्छा सत्पूर्ण प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। अब आपने मुझसे एक कानूनी जानकारी बंटवारा के संबंध में, बंटवारा कृषि भूमि के संबंध में आपने जानकारी चाहिए है। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि कृषि भूमि को जोत कहते हैं, जिसमें जिस जोत में कई सह खातेदार होते हैं, उस सह खातेदारों को आपस में जब कोई परेशानी होती है लगान देने में या जोत को बांट कर अपनी काश्त करने में जब परेशानी होने लगती है, विवाद होने लगते हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि इस जोत का बंटवारा कैसे किया जाए। तो उसके लिए राजस्व संहिता में ये प्राविधान अंतर्गत धारा 116 में किया गया है। पहले ये प्राविधान जिम्मेदारी वाली संरक्षण की धारा 176 में इसका प्राविधान था। उस प्राविधान को हटा करके अब हमारी जो वर्तमान सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राजस्व संहिता बनाई, राजस्व संहिता 2016। उसके अंतर्गत 116 का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत हम अपनी जोत का बंटवारा कर सकते हैं। ये जोत का बंटवारा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूँगा कि एक गाटा संख्या में 4 सह खातेदार हैं। उन 4 सह खातेदारों में आपस में विवाद होता है लगान देने में या बंटवारा करके कास्ट करने में। तो वो लोग उसमें से एक पक्ष जो है वो उप जिलाधिकारी महोदय के वहाँ इस बात का एक दावा दायर करता है कि हम इनको कि हमारी अंश का बंटवारा कर दिया जाए। उसमें करना ये पड़ता है कि एक जो व्यक्ति दावा दायर करता है वो वादी बनता है, जो अतिरिक्त सह खातेदार होते हैं उनको प्रतिवादी बनाया जाता है, और जिस गांव में ये जमीन होती है उसमें जो है उस गांव सभा को पक्षकार बनाया जाता, आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है। उसके बाद परगना अधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय उस पर संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करते हैं, उनको नोटिस जारी होती है, वो सारे लोग यहाँ आते हैं, अपना लिखित कथन देते हैं। उसके बाद माननीय न्यायालय उन सारे लिखित कथन और वादी के कथन दोनों को देख करके उनका अंश का निर्धारण करता है कि इनका इतना अंश इस जोत में बनता है। जैसे 4 लोग हैं तो 1/4 अंश बनेगा। अगर ये 1/4 अंश बन गया तो उसके बाद ये एक प्रारंभिक डिग्री न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय बनाते हैं और लेखपाल, संबंधित ग्राम सभा के लेखपाल को निर्देश दिया जाता है कि आप मौके पर जाकर के अंश के मुताबिक कुरा बनाएं। कुरा फाड़ बनाएं। वो लेखपाल जाता है मौके पर
विभाजन करता है, कुरे बनाता है। कुरे का मतलब है रंगों के हिसाब से नक्शा बनाता है, 4 रंग दिखाता है। हरा रंग वादी का, पीला रंग प्रतिवादी नंबर 1 का, और इसी प्रकार से नीला रंग, काला रंग, 4 रंग बनाते हैं। कई कलरों में बनाते हैं वो। और इतना अंश हुआ, ये कुरे बना करके यहाँ दाखिल करते हैं न्यायालय में। जब न्यायालय में कुरे दाखिल हो गए, फिर न्यायालय इन कुरों के आधार पर पुनः उन प्रतिवादी लोगों से इस पर आपत्ति आमंत्रित करता है कि अपनी आपत्ति, अगर कोई इस संबंध में आपत्ति है तो आप दें। अगर जो लेखपाल महोदय ने जो कुरे बनाए हैं, जो रिपोर्ट भेजी, आख्या भेजी है बंटवारे की, उस पर अगर कोई आपत्ति है तो आप प्रस्तुत करें। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है और सारे लोग संतुष्ट होते हैं तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई विवाद नहीं है, इन कुरे के आधार पर फाइनल डिग्री बना दी जाए, अंतिम आदेश पारित कर दिया जाए। अंतिम आदेश पारित करने के लिए जो वादी होता है, उस वादी को लगान का 20 गुना, जैसे लगान 50 रुपया है उस जोत का, तो 50 इंटू 20 1000 रुपया कितना हुआ? 1000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी पड़ती है, जनरल स्टैम्प जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद वो डिग्री बनाई जाती है और बंटवारा ऑर्डर पास कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि जिस तरह के कुरे बनाए गए हैं, उन कुरों के आधार पर खितौनी में अधिकार अभिलेख खितौनी बोलते हैं, उसमें इनकी प्रविष्टि की जाए और नक्शा संशोधित किया जाए। इस तरीके से जोत का बंटवारा हो जाता है और विवाद खत्म हो जाता है। ये प्रक्रिया 116 के तहत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए और भविष्य में भी अगर इस कार्यक्रम में जरूरत पड़ती तो हम आपके पास निवेदन भेजेंगे। मैं आपकी इच्छा शक्ति को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। धन्यवाद। कैविएट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सावधान हो जाना, अलर्ट हो जाना। यह सेक्शन 148A CPC में है। इसमें यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो जाए या अंदेशा हो जाए कि हमारे खिलाफ न्यायालय में अपील, रिट या कोई कार्रवाई अन्य पार्टी कर सकती है, तो इसको रोकने के लिए उसी न्यायालय में एक पिटीशन फाइल कर दी जाती है और इस पिटीशन को फाइल करते ही उस न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को, अगर कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित है तो उसको सूचना भेजी जाती है और उस सूचना पर वह व्यक्ति आता है और अपनी बात रखता है। इसी पिटीशन को कैविएट कहा जाता है। कैविएट के लिए प्रोविजन सिविल प्रोसीजर सेक्शन 148A में दिए गए हैं। इसका लिमिटेशन सिर्फ 90 दिन का होता है। अगर हम कैविएट डालते हैं तो सिर्फ 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है और 90 दिन के बाद यह स्वतः इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 90 दिन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति या पार्टी उसके खिलाफ कोई भी आदेश न्यायालय में लेने के लिए रिट या अपील करे और आपको यह भी अंदेशा लगे कि जब रिट और अपील हमारे खिलाफ पड़ेगी और न्यायालय में जो तथ्य सही है वो छुपा ले और आपके खिलाफ कोई आदेश करा ले, तो आप उसके बाद 90 दिन के बाद भी आप फिर से कैविएट डाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर को रोकने के लिए ही कैविएट फाइल की जाती है। और न्यायालय भी यही मतलब मानती है कि
बिना सुने कोई भी ऑर्डर किसी के खिलाफ न किया जाए। तो ये कैविएट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आए, और इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।